बेबी मुगल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास इंटर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था वाज़े लफ्जों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमंग टू चार्जेस बोथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। और उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वेरी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज होता है जब डिस्टेंस क्लोजर हो यानी कम हो बिटवीन टू जो है पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है। लेकिन अगर वो डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है अमंग टू पॉइंट चार्जेस तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड अब वो अगर डिस्टेंस बढ़ता जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज होते 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 किसी ना किसी पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। तो एक सर्टेन बाउंड्री हो जाती है उसकी। अब लेट सपोज करते हैं उसी से रिलेटेड हमने लास्ट टाइम अब दोबारा हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को अगेन। आप लोगों ने डिस्कस किया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आप लोगों ने एक प्लेनेट यानी लेट सपोज करते हैं अर्थ की एक रीजन एक बाउंड्री डिसाइड की थी और वो सर्टेन बाउंड्री यानी मॉडिफाइड रीजन अराउंड अर्थ व्हिच एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर बॉडीज टू अट्रैक्ट और पुल टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो उस रीजन को आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इसी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। ये मॉडिफाइड रीजन है। यहां पर जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी एक लिमिट है यानी जहां पर नियर टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वीक होता जाएगा और कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। तो इस सर्टेन बाउंड्री ये जो बाउंड्री है ये जो मॉडिफाइड रीजन है ये स्फेरिकल है, ये सराउंडेड है। द मॉडिफाइड एरिया और रीजन अराउंड पॉइंट चार्ज in which it can attract or repel, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अदर चार्ज बॉडीज इन टू अदर चार्ज दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें यह पता है कि जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हम डिस्कस करते थे तो नियर टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रांग होती थी और अवे फ्रॉम अर्थ जो है वो ग्रेविटी डिक्रीज होती थी एट सर्टेन हाइट। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही है कि नियर टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी, नियर टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगी। तो ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ कैन यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। तो उसका मकसद है ये जो नियर टू और फार के साथ हम डिसाइड करते हैं स्ट्रेंथ ये स्ट्रांग है ये वीक है तो वो रिलेट करता है आपका अगेन ये फोर्स। तो ये फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय टेस्टिंग चार्ज। इस Q नॉट को हम सपोज कर रहे हैं टेस्टिंग चार्ज। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में ये टेस्टिंग चार्ज हम क्यों यूज कर रहे हैं। Testing charge helps us to find the strength of this field which is originated from this point charge. ये टेस्टिंग चार्ज जो है वो हमें मदद करता है to find the electric field और the strength of electric field जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ये पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए हम सहारा लेते हैं इस another चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, जिसको हम नाम दे रहे हैं टेस्टिंग चार्ज। इसको नाम ही हमने दे दिया टेस्टिंग चार्ज क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो कूलम फोर्स डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बिटवीन टू चार्जेस। इस वजह से the electric field intensity can be defined as the electrostatic force exerted by testing charge in the given field around point charge, in the given field around point charge. This charge exerts electrostatic force. In other words, you can write that the force exerted by testing charge per unit the magnitude of a test charge. क्योंकि कूलम्स लॉ में आप लोगों ने वाज़े लफ्जों में बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। अगर आप लोगों को चार्जेस का अमाउंट मालूम है तो उस अमाउंट को, उन चार्जेस के अमाउंट को आप मल्टीपल करके उस फोर्स
की क्वांटिटी मालूम कर सकते हो कि वो कितना फोर्स उन दो चार्जेस पर एग्जर्ट हुआ है। तो सिमिलरली हियर द फोर्स exerted by testing charge per unit magnitude of a testing charge in the given electric field is called electric intensity। तो हमने थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि Q नॉट क्या होगा, टेस्टिंग चार्ज थ्रू which strength of electric field can be measured, और F क्या होगा, electrostatic force exerted by testing charge on point charge। So then E electric intensity can be measured mathematically, how force upon Q naught according to this statement। तो force upon Q naught जिसका SI यूनिट निकलता है आपका न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका था सिंपल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, वो आपका ये आता है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ये पॉइंट चार्ज जो है आपका प्रोड्यूस कर रहा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम वो निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ड्यू टू a point charge। अब पॉइंट चार्ज लेट सपोज करते हैं, पॉइंट चार्ज आपका है Q, Q आपका पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज around which electric field is produced, around which electric field is produced। और थोड़ी देर पहले हमने कहा है ये Q नॉट क्या है, Q नॉट आपका है टेस्टिंग चार्ज। Q नॉट इज व्हाट, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज क्यों हम ये यूज करते हैं टेस्टिंग चार्ज, थ्रू which the strength of electric field, जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, the strength of electric field can be measured। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मालूम करने जा रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो आप लोगों ने अभी अभी मैथमेटिकली डिफाइन किया है वो कुछ यूं किया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय टेस्टिंग चार्ज पर यूनिट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्टिंग चार्ज। अब इसमें फोर्स आपका क्या है, आपका ये फोर्स आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, टेस्टिंग चार्ज, किस पर, पॉइंट चार्ज पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन electrostatic force between point charge and testing charge, point charge and testing charge। एंड लेट सपोज करते हैं R जो है आपका, ये R आपका है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नॉट। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 की जगह पर Q और Q नॉट, both are placed at a distance r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये आपका बन जाता है F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसको पुट अप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका कूलम्स लॉ है, कूलम्स फोर्स। तो पुट किया है इक्वेशन नंबर 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी हो गई F की जगह पे आपने पुट अप किया K Q नॉट अपॉन
आर स्क्वायर और अपॉन में क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट हो गया कैंसिल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ गई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब क्वेश्चन आ जाता है अगेन, ये के क्या है? ये के आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब ये के आपका है, कोई भी हमसे पूछ सकता है के क्या है आपका? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके बेटा, उसके बाद फिर जाहिर बात है एक कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करते हैं मीडियम पर। अगर आपका मीडियम एयर है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है तो उसके की वैल्यू क्या होगी? फॉर फ्री स्पेस मीडियम, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, तो इस के की वैल्यू लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, दोबारा डिस्कस कर देते हैं। इस के की वैल्यू बन जाती है 1/4πε0। अभी एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो ये के की वैल्यू बन जाती है 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन की वैल्यू जब ये पुटअप करेंगे तो के की वैल्यू बन जाती है 9.1 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आप रखते हो, इसको पुटअप करोगे इन इक्वेशन नंबर 2। इस के की वैल्यू को आप पुटअप करोगे इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन 2 तो होगा क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की रिलेशनशिप बन जाएगी आपकी 1/4πε0 Q/r²। लेकिन अगर मीडियम जो है वो फ्री स्पेस मीडियम जो है इसको फिलअप किया जाए विथ इंसुलेटेड मीडियम। इंसुलेटेड मीडियम से मुराद आपके रबड़ हो सकता है, पेंट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या आपके इंसुलेटेड मीडियम है वुड हो सकता है। तो इफ अब यहां पर हम मीडियम यूज कर रहे हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इफ फ्री स्पेस between the charges is filled with insulated material called dielectric मीडियम। तो फिर के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε। अब एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन आपका हो जाता है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यकीनन इसकी वैल्यू भी होगी। हाँ, इसकी वैल्यू भी है। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करके। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें मालूम है 8.85 × 10⁻⁻12। लेकिन अब ये एप्सिलॉन आर क्या है? फिर क्वेश्चन याद आता है। ये एप्सिलॉन आर आपका है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी
ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ अ मटेरियल पर, लेकिन हमें इतना यकीन है कि जो एयर मीडियम है इसकी एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू तो 1 है। अब हमें इतना यकीन है कि जो भी आप इंसुलेटेड मटेरियल यूज करोगे उसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। जो भी होगी हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना हमें मालूम है, कंफर्म है कि जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 है। अब सोचो ये वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब ये k की जगह पर अब यही वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, k की वैल्यू पुट अप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर वैल्यू पुट अप कर देते हैं, और ये आपका है q/r²। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस मीडियम है और एयर मीडियम है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 1/εr इससे मल्टीपल में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेरी होगी अकॉर्डिंग विद एप्सिलॉन आर। अब वो क्या होगी, तो ये तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू एयर मीडियम होगी, तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई डिवाइड। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे तो वो मैग्नीट्यूड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस रिलेशनशिप represents that electric field intensity is decreased with the use of a dielectric medium. Strength of electric field of a point charge is decreased with the use of dielectric medium. It's decreased with the use of dielectric medium. ये क्वेश्चन आप तब लिख सकते हो जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, what will be the effect on electric intensity if dielectric medium is used? The electric intensity is decreased with the use of dielectric medium. ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये स्टेटमेंट हो गया। इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity. तो इसकी डायरेक्शन होगी, अब इसका वेक्टोरियल फॉर्म जिसके जरिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एरो की साइन जो कि शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी 1/4 पाई के, इसकी जगह पर हम के रख देते हैं। अब के जो भी हो, अब वो फ्री स्पेस वाला हो या डायलेक्ट्रिक मीडियम वाला हो, q/r², और इसके साथ हम किसी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रीजन बिहाइंड इट, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ओनली डायरेक्शन, इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड को एटलीस्ट वो चेंज नहीं करेगा। अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो तभी 4 ही आएगा, तो इस यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से किसी का भी मैग्नीट्यूड, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अलबत्ता ये यूनिट वेक्टर के जरिए हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये r जो है वो यूनिट वेक्टर है व्हिच रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर which represents the direction of electric field intensity is a unit vector which represents the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आ जाते हैं जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है इनवर्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो सिमिलर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम होती है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें निकालनी हो तो सबसे पहले हमें फोर्स की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। If you have any question related to today's topic, you can ask. Thank you very much. हाँ, ये